रहीम। कहते हैं सब उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा जी, हमारी सीरीज चल रही थी फिज़िकल एजुकेशन की क्लास 9th एंड 10th की। 9th की हमने स्टार्ट की थी। 3 चैप्टर हमारे हो चुके हैं कवर। लास्ट वीडियो में हम 3 चैप्टर को कवर किया था और उससे पहले 1 चैप्टर को हम कवर करते रहे हैं। जिसने नहीं देखे वो वीडियो पहले जाकर वो देखें ताकि आपको आगे इजीली समझ आ सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को एंड शेयर करना मत भूलें। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमने आज कौन सा करना है, बाब नंबर 4 करना है, इसका कामत। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तारीफ है सबसे पहले इसकी, इंसानी जिस्म के अज़ा के आपस में मुनासबत और इसकी वो कुदरती हालत जो इख्तियार किए हुए है को कामत कहते हैं। तो अज़ा होता है जिसका हिस्सा। उन्होंने कहा कि इंसानी जिस्म का जो कोई भी हिस्सा है वो जो आपस में जुड़े हुए हैं और कुदरती हालत जो हम इस वक्त जिस हाल में मौजूद हैं, जिस हाल में हमारा जिस्म मौजूद है उसको क्या कहा जाता है, कामत की हालत कहा जाता है। ये इसकी डेफिनेशन आएगी। अगर वो पूछते हैं कामत किसे कहते हैं या कामत से क्या मुराद है, तो ये आप ये एक लाइन लिखेंगे। ठीक है, आगे है रीढ़ की हड्डी के कुदरती खमों को बरकरार रखने का नाम कामत है। अगर कंधे, कोल्हे, घुटने, टखने, मरकज, शकल की सीध में हो तो ऐसे हाल को भी कामत कहते हैं। लेकिन इतनी काफ़ी है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, आगे देखिए, अच्छी उम्दा कामत का ताल्लुक इंसान की जिस्मानी हालत और बातनी हालत दोनों से है। यानी मस्बत सोच और अच्छे किरदार का इंसान हमेशा दुरुस्त अंदाज में खरा होता है। मस्बत सोच कहते हैं पॉजिटिव सोच को, जो अच्छा सोचता है, और किरदार जो अच्छे इखलाक से पेश आता है हर एक से, वो खरा भी अच्छे तरीके से होगा। गोया अच्छी कामत के हामी इंसान को अगर सीधे खड़े हुए देखा जाए तो इसके जिस्म का तमाम बोझ दोनों पाँव पर बराबर होगा। सर, धड़ और टांगें एक दूसरे के साथ सही व्यवस्था होंगी। तो खड़ा भी अदब से होगा और सही तरीके से होगा। आगे है कामत की अहमियत। कोई भी शख्स अच्छी कामत की अहमियत से इनकार नहीं कर सकता है। दूसरों की पुरकशिश नज़र आना हर शख्स की फितरी ख्वाहिश है। फितरी ख्वाहिश होता है कुदरती तौर पर ये इंसान के अंदर एक ख्वाहिश मौजूद होती है कि वो अच्छा से अच्छा नज़र आए, जिसका अंदर ज़ाहिर शक्ल सूरत पर है और ये ज़ाहिर सूरत कामत पर इंहिसार करती है। दुरुस्त कामत की वजह से इंसान की कारकर्दगी में इजाफा होता है। अच्छी कामत की वजह से हड्डियों और बाफलों की नशोनुमा सही तौर पर पाए तकमील को पहुँचती है। दुरुस्त कामत की वजह से इंसान जिस्म के नशोनुमा के साथ साथ अंदरूनी अज़ा की नशोनुमा भी दुरुस्त होती है। अच्छी कामत वाला इंसान बेहतर और कम वक्त में काम करता है। अब ये क्या है, कामत की अहमियत के बारे में बयान करें या कामत की अहमियत से क्या है, वो उन्होंने पॉइंट्स की सूरत में बता दिया। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है तो आपने इसको अच्छे से कर लेना है। इसको आप वर्डिंग में लिख सकते हैं, मुश्किल वर्ड्स को आसान भी लिख सकते हैं। और ये सारे पॉइंट्स कीजिएगा। अगर ये फुल आपको पहला पॉइंट ज़्यादा लेंथी लग रहा है तो इसको आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, अपनी वर्डिंग में भी कर सकते हैं। आगे है कामती नकाइस। चलने फिरने, उठने बैठने में जिस्म के अज़लात और कशिया शक्ल के दरमियान कामत हरकत करती है। अज़लात जिस्म के जो हिस्से होते हैं, कशिया शक्ल मतलब के मुख्तलिफ फोर्सेस जो मौजूद हैं। इसलिए किसी भी शख्स के लिए मुमकिन नहीं कि मुसलसल सीधे हाल में रहे। रीढ़ की हड्डी में कुदरती खम मौजूद होता है। ये खम कहते हैं टेढ़ापन। अगर कामत पर कंट्रोल ना हो तो रीढ़ की हड्डी का झुकाव किसी भी जानिब ज़्यादा हो सकता है, जिससे कामती नकाइस पैदा होते हैं, जैसे गोल कमर, खाली कमर, नाहमवार कंधे, चपटा पाँव। अच्छा, ये पूछ सकते हैं कामत के जो नकाइस हैं उनके नाम लिखें या कौन कौन से हैं, तो उनमें ये नेम लिखेंगे। आगे इनकी डिटेल्स भी होंगी। सबसे पहले है गोल कमर। देखो गोल कमर का क्या मतलब है, जिसको हम कुब भी कहते हैं पंजाबी में, कि ये इसने कुब निकाला हुआ है पीछे को, तो वो क्या हो जाती है, पीछे से गोल इस तरह से हो जाती है, स्ट्रेट नहीं रहती हमारी कमर, उसको गोल कमर कहा जाता है। इस नुक्स में रीढ़ की हड्डी में गर्दन और सीने के हिस्से में झुकाव पैदा होता है। इस वजह से सर रीढ़ की हड्डी पर अपना तवाज़ुन कायम नहीं रखता। तवाज़ुन कहते हैं मतलब अपना वो बैलेंस नहीं रख सकता सही से, जिसकी वजह से गर्दन और कमर का निज़ाम जैसे फैलाव के हाल में रहते हैं। सर और गर्दन आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, सीना अंदर की तरफ धंस जाता है, अंदर की तरफ चला जाता है, और पेट का निचला हिस्सा आगे निकल आता है, तो इसे नुक्स को कमर का नुक्स कहते हैं। गोल कमर से क्या मतलब है, या गोल कमर पर डिटेल अगर वो पूछें तो उसमें आप ये पॉइंट लिखेंगे। आगे हैं वजूहात। अगर बच्चे की नज़र कमज़ोर हो या ऊंचा सुनता हो तो वो उस्ताद की बात सुन ले, या नज़र की कमज़ोरी की वजह से तख्ता स्याह पर लिखे हुए लफ्ज़ों को देखने के लिए आगे तरफ झुकेगा। अच्छा, तख्ता स्याह ये जो हम ब्लैक बोर्ड जिसको बोलते हैं, इस तरह बार बार समझ कर दोहराने से इसका सर गर्दन से आगे की तरफ निकल जाता है। अब उनकी गोल कमर की वजूहत उन्होंने बताई हैं। उठना बैठने का गलत अंदाज अपनाने से भी ये नुक्स पैदा होता है। बाल बच्चे कुर्सी पर बैठते वक्त इसकी बैक से टेक नहीं लगाते, बल्कि आगे तरफ झुक जाते हैं। इस की वजह से इनमें गोल कमर का नुक्स
पैदा होता है। एक ही अंदाज में ज़्यादातर काम करने से भी ये नुक्स पैदा हो सकता है। अगर ज़्यादा वज़न गलत तरीके से उठाया जाए या अक्सर जब ज़्यादा वज़न होता है तो इसको कमर पर उठाया जाता है। मुसलसल ऐसा करने से गोल कमर का नुक्स हो जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि गोल कमर के वजूहात किस वजह से ये होता है। तो ये आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मस्ट करना है आपने, ठीक है। आगे हैं इस्लाही वर्जिशें। चैप्टर ये अच्छे तरीके से आप लिया करें। अंदर हर चीज़ आपको बार बार बताई जाती है, कौन सी चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कौन सी इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन सी आपने करनी है कौन सी नहीं करनी। फिर बार बार आपके यही कमेंट्स आ रहे होते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दें, ठीक है। अगर आपने चैनल वो लेक्चर अच्छे से लिए हों तो आपको बहुत अच्छे से पता होता है कि कौन से आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताई गई हैं। वो एंड टाइम तक वही इम्पोर्टेंट यानी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं होंगी। चलिए देखते हैं इस्लाही वर्जिशें। खड़े होकर बाजू को सामने की तरफ झुलाना और फिर पहलुओं की तरफ फैलाना। पेट के बल लेटकर हाथों को पीछे की तरफ ले जाकर पाँव को छूना। वॉल बार की तरफ पुश करके बैठ जाइए। दोनों हाथों से पीछे बार को पकड़ लीजिए। घुटने इकट्ठे करके छाती ऊपर उठाइए। जिस्म का मेहराब बनाना। सीधे लेटकर हाथों का रुख बाहर की तरफ करके कंधों के पास रखें। फिर धड़ को दरमियान से ऊपर की तरफ उठाएं। जिस्म को इतना ऊपर उठाएं कि मेहराब की शक्ल बन जाए। अच्छा, ये मुख्तलिफ वर्जिशें उन्होंने बताई हैं गोल कमर की, जिससे ये ठीक हो सकता है। अगर आप ये वर्जिशें करते रहेंगे तो ये नुक्स अगर आपके अंदर है तो वो ठीक हो जाएगा। आगे है खाली कमर। खाली कमर का मतलब आगे की तरफ ज़्यादा कर लेना। तो गोल कमर में हम करते हैं पीछे की तरफ ज़्यादा और खाली कमर में आगे की तरफ ज़्यादा जो लोग कर लेते हैं। इसमें रीढ़ की हड्डी के कमर वाले हिस्से का कुदरती खम में नुमाया फ़र्क आ जाता है। नुमाया फ़र्क बहुत ज़्यादा फ़र्क, यानी कमर अंदर की तरफ झुक जाती है और छाती बाहर की तरफ निकल आती है। पेट और उनके सामने वाले ज़्यादा ढीले पड़ जाते हैं, पिछले वाले सिकुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से खाली कमर का नुक्स पैदा होता है। खाली कमर का नुक्स का कैसे पैदा होता है ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे। आगे इसकी वजूहात लिखी हैं। ज़्यादा खाना और वर्जिश कम करना। जब गोल कमर का नुक्स पैदा होता है तो इसके बाद खाली कमर का नुक्स भी पैदा होना शुरू हो जाता है। बीमारी या पैदाइशी तौर पर भी ये नुक्स होता है। मुसलसल अकड़ा कर चलने की आदत भी इस नुक्स की वजह बन सकती है। आगे हैं इस्लाही वर्जिशें। इसके लिए वर्जिशें कौन सी ज़रूरी है? अगर आपको ये है नुक्स तो आप ये वर्जिशें करें। चलिए देखें इसकी जो वर्जिशें हैं। पाँव 1 फुट खोल कर खड़े हो जाएं। दोनों हाथ ऊपर उठाकर बाह मिला दीजिए। दर झुकाते हुए दोनों बाजू टाँग के दरमियान से पीछे को झुलाइए। खुले पाँव खड़े होकर कमर झुकाएं। दोनों हाथों से दाएं टखने को पकड़ लीजिए और फिर धड़ को बाएं तरफ झुकाइए और बाएं टखने को पकड़ लीजिए। पाँव फैलाकर बैठ जाइए। दोनों हाथ अपने आगे ज़मीन पर रखिए। धड़ को झुकाते हुए फर्श के साथ फैलाते जाएं। सर और कमर एक साथ सीध में रखिए। जो कुर्सी चौकड़ी मार के बैठ जाएं। दोनों हाथ सर के पीछे बांध लें। कोहनियाँ कंधों के बराबर रहें। धड़ आगे झुकाकर और सर एक सीध में रखते हुए हल्के हल्के झटकों से धड़ नीचे लाएं। कमर के बल लेटकर टांगों को तकरीबन ज़मीन से 10 के फासले पर रोक कर रखें। फिर नीचे लाएं। इस तरह बार बार करने से ये नुक्स दूर हो सकता है। सीढ़ियाँ बार बार चढ़ने उतरने से भी इस नुक्स को दूर किया जा सकता है। अच्छा, ये ज़्यादातर जो वर्जिश है ये आपको इस तरह से याद करना मुश्किल होगा। अगर आप यहाँ से देख के वर्जिश करें और फिर वो स्टेप आप याद रख लें तो उनको अपनी वर्डिंग में लिखें। इस तरह आपको लिखने में आसानी होगी, ठीक है। लेकिन इसमें जो ये इसके था पीछे वाला गोल कमर के जो थी वजूहात वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। आगे है नाहमवार कंधे। इस नुक्स में रीढ़ की हड्डी में पहलू की जानिब खम आता है। खम कहते हैं टेढ़ापन। रीढ़ की हड्डी में जितना झुकाव होता है इस तरह सीना तंग हो जाता है। इस तरह वाला फेफड़ा दब जाता है, उस पर दबाव आता है। अगर झुकाव दिल की तरफ हो तो दिल और दौरान खून पर भी असर पड़ता है। तमाम जिस्म का बोझ एक पाँव पर शिफ्ट हो जाता है। एक कोल्हा ऊंचा और दूसरा नीचा हो जाता है। यह है नाहमवार कंधे। किसे कहते हैं ये नाहमवार कंधे के बारे में आप क्या जानते हैं? आगे हैं वजूहात इसकी। बीमारी की वजह से या फिर पैदाइशी तौर पर एक टांग का छोटा या बड़ा होना, एक कान की बिनाई या एक कान की समात कम हो जाने से भी नुक्स पैदा होता है। किसी एक कंधे पर मुसलसल बोझ उठाने से, जैसे बच्चे स्कूल जाते हुए लगातार एक ही कंधे पर बस्ता उठाएं तो इनमें नाहमवार कंधों का नुक्स पैदा होने का खदशा बढ़ जाता है। खदशा कहते हैं खतरे को। आगे है इस्लाही वर्जिशें। इसके वर्जिशें कौन सी जरूरी हैं? स्टूल पर बैठकर पाँव खुले और बराबर रखिए। दोनों हाथ कंधों पर झुके हों। अब जिस जानिब का कंधा नीचे हो धड़ मुखालिफ सिमत में झुकाएं। वर्जिश के दौरान कोल्हे अपनी जगह से हरकत ना करें। मुखालिफ सिमत कहते हैं उसके उल्ट।
इस में जबकि बायां कंधा दूसरे की निस्बत ऊंचा हो तो वॉल बार से इस तरह गैर मुसावी लटकना कि दायां हाथ बाएं की निस्बत ऊंची बार को पकड़े। मेज पर पेट के बल लेट जाएं, हाथ गर्दन बांध लें। एक साथी से कहें कि वो आपके पोले और पांव दबाएं रखें। अब छाती को उठाकर कंधे के झुकाव के मुखालफिन दर मोड़ें। तैराकी भी इस नुक्स को दूर करने में मदद देती है, खासतौर पर ब्रेस्ट स्ट्रोक। आगे है चिपटा पाँव। पाँव में कुल 26 हड्डियाँ होती हैं जो कि बहुत सी बातों से बंधी होती हैं। बातों कहते हैं ये हड्डियों से। पाँव इंसानी जिस्म को सहारे होते हैं। इसमें कुदरती तौर पर 2 मेहराबें होती हैं। ये पाँव वाला टॉपिक भी एंड लास्ट वाला ये है हमारा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपने अच्छे से करना है। जो कि चलने, दौड़ने, उछलने में दर्शकों को बर्दाश्त करती हैं। अगर किसी वजह से ये मेहराबें ख़त्म हो जाएं या फिर इनमें कमी हो जाए तो पाँव चिपटे हो जाते हैं। कि इस वजह से 3 की वजूहात: नामनासिब जूतों का इस्तेमाल चिपटे पाँव का सबब बनता है। वज़न ज़्यादा होने की वजह से भी नुक्स पैदा होता है। ज़्यादा वज़न उठाकर जैसे दूसरी जगह ले जाने में पाँव पर वज़न पड़ता है, जिससे पाँव चिपटा हो जाता है। पूरा पाँव ज़मीन पर लगाकर चलने से। आगे है इस्लाही वर्जिशें। इसके लिए वर्जिशें कौन सी ज़रूरी हैं? ज़मीन पर बैठकर पाँव के तलवों को आपस में मिलाकर पूरी शिद्दत से दबाया जाए। कुर्सी पर बैठकर पाँव से ज़मीन को आगे से आगे की तरफ छूना और कोई चीज़ उठाने की कोशिश करना। खड़े होकर बारी बारी ज़मीन से पाँव को उठाना और दाएं बाएं, ऊपर और नीचे की तरफ ले जाना। रहलवान सतह पर खड़े होना। बार पर लटके हुए ज़मीन को पंजों से छूना। ये इसकी वर्जिशें हैं। ये वर्जिशें करेंगे तो पाँव का चिपटापन भी दूर हो सकता है। यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नंबर 5 मुनज़्ज़म खेलने करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह की दुआ में याद रखिए।